आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ये 5th वीडियो होगा आपका साइंस के सीरीज में, और जो बुक हम लेके चल रहे हैं वो है आपका स्पीडी। एक चीज हम आपको इनिशियली बता दें, जो भी चीज है यहाँ ये बेस्ट है। नॉट ओनली वी विल कवर पेज बाय पेज स्पीडी, एज वेल एज जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए बिहार के एग्जाम्स में हो चाहे नेशनल लेवल पे, वो भी मेन चीजों को उस टॉपिक के साथ इंक्लूड करता हुआ चलूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है और स्टेटस व्हाट्सएप पे आप जरूर जुड़ जाएं और स्टेटस जरूर आप फॉलो करें। आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चंस 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको स्टेटस से दिख जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अगर देखें तो हमने कल यहां तक कर लिया था हाफ पेज और आधा पेज, आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो भी चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो लास्ट पे हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पूछा गया कि सेक्स क्रोमोसोम किसमें नहीं होता है। दैट मीन्स जो गुणसूत्र होता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है, वो किसमें नहीं होता है। ऑप्शन है आपका अर्थवर्म, लिजर्ड, केमल या आपका स्नेल। अर्थवर्म केचुआ, लिजर्ड मतलब आपको पता होगा, और केमल मतलब भी पता होगा, स्नेल मतलब भी आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से किसमें जो है आपका लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। कमेंट कीजिए अगर आपको पता है, बाकी हम लास्ट में इसका बताएंगे। चलिए, तो हम लोग ने ऊपर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये है हमारा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा क्विक करेंगे, बस ये समझ के रखिएगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव होगा जो भी चीज मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हीरा वाला बात हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं कि जो प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, जो आपको याद है कि जो पूछा गया था, जो रबर जो है, ठीक है, ये कैसा बहुलक है। ठीक है, तो आपको याद रखेगा कि नेचुरल क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या आपको याद रखना है, जो रबर जो है क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, अब याद रखना जो रबर है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है इंडिया में, तो केरल करता है, और अगर वर्ल्ड लेवल पे बोला जाता है तो थाईलैंड करता है। अब रबर से 2 क्वेश्चंस और आपको पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका रबर है बेसिकली, ठीक है, ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, बट ये किससे बना होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी बहुलक है, जो भी पॉलीमर है, वो किससे बना होता है, छोटो छोटो मोनोमर से बना होता है। तो किससे बना होता है, तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मोनोमर कौन सा है, मतलब आपका जो रबर है ये किससे बना होता है, तो आइसोप्रीन आपको याद रखना है। किसका ये पॉलीमर है, ठीक है, तो आपका आइसोप्रीन आपको याद रखना है। आइसोप्रीन किससे बनता है, तो आइसोप्रीन आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ठीक है, आइसोप्रीन पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो नेचुरल जो आपका रबर होता है वो क्या होता है, ज्यादा ही लचीला होता है, तो उसको मजबूती के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है आपको क्या, तो दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है वो है आपका क्या, आपका सल्फर। क्या याद रखोगे, सल्फर। और तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि ये जो मजबूती प्रदान किया जा रहा है आपको रबर को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सल्फर मिलाया जाता है, तो याद रखना वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो आपका जो प्राकृतिक बहुलक रबर है बेसिकली किससे बना होता है, किसका मोनोमर है, तो आपको याद रखना आइसोप्रीन। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है इसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपको सल्फर। और तीसरा क्वेश्चन याद रखना है कि प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें इसको मजबूती प्रदान किया जाता है सल्फर के द्वारा ऐड करके, तो आपको याद रखना है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, अगर यहाँ सल्फर का बात करें तो प्लीज याद रखिएगा, जो सल्फर जो है आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, जो सल्फर जो है एक फ्री स्टेट में पाया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बता रहा हूं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा तत्व है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो उसमें एक सल्फर ऑप्शन होगा और आपको सल्फर पे टिक करना है। ठीक है, इतना आप समझ गए। बाकी केरल आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था अभी बीपीएससी में। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो थोरियम प्रोड्यूस करता है हमारे भारत में, जो सबसे ज्यादा थोरियम प्रोड्यूस करता है वो केरल ही करता है, पहला क्वेश्चन। और याद रखिएगा थोरियम, ठीक है, थोरियम का जो आपका अयस्क है और है वो क्या है, आपका मोन्जाइट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, यहां तक इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ठीक है, जितना बोलो एटलीस्ट उतना याद करोगे तो सोच लो, एक क्वेश्चन से मैंने 10 क्वेश्चन तो आई थिंक बताए होंगे, 8-10 क्वेश्चन आपको बस उतना याद रखना है। ठीक है, जो डायरेक्टली आए हुए। अब यहाँ आओ कि कच्चा फल जो होता है, ठीक है, जो कच्चे फल को कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल रूप से अगर उसको प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए
क्या यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना उसके लिए किया जाता है कौन सा, एसिटिलीन गैस। ठीक है, एसिटिलीन गैस जो है आपको क्या करता है, आपको प्रिजर्वेशन के लिए, तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, सॉरी पकाने के लिए बोल रहा है। और अगर बोलेगा कि जो जो फल के जो जूस होते हैं, ठीक है, जो फल का जो जूस होता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसे प्रिजर्व करके रखना है तब हम क्या यूज करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा क्वेश्चन। और अगर आपको पूछे कि हमें आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से अगर हमें फल को पकाना है तो क्या कौन सा गैस आपको यूज किया जाता है, एसिटिलीन। अगर मैं एसिटिलीन का बात करूं, थोड़ा समझते हुए चलेंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग में नहीं डालूंगा, जितना जरूरत है उतना ही डालूंगा, बट एक स्टेप ऊपर लेके चलेंगे ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए कैसे भी घुमाया जाए आप कर पाओ। ठीक है, एसिटिलीन का हम बात करें, जैसे कि हमने बताया ये आर्टिफिशियल तरीके से अगर आपको पकाना है फल तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एसिटिलीन। ठीक है, याद रखिएगा जब हम लोग घर में केला पकाते हैं तो हम क्या लेके आते हैं, कार्बाइड, और कार्बाइड में जब आप पानी मिलाओगे, ठीक है, तब आपका ये एसिटिलीन गैस निकलता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बट अगर वही चीज मैं बोलूं कि नेचुरल तरीके से जो, ठीक है, जो नेचुरल तरीके से जो फल पकता है पेड़ों में वो कैसे पकता है, तो आपको याद रखना है इथाइलिन। किससे, इथाइलिन। ठीक है, याद रखिएगा इथाइलिन। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि मानव में हार्मोन आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से क्या होता है आपका पादप हार्मोन भी होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा इथाइलिन। याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है ओनली, ठीक है, गैस हार्मोन इन प्लांट, तो एक ही ऐसा गैस हार्मोन है जो प्लांट में पाया जाता है, वो है आपका इथाइलिन। तो अगर नेचुरल तरीके से पकाना है तो इथाइलिन, अगर आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम रूप से पकाना है तो आपका एसिटिलीन, याद रखिएगा। ठीक है, और जो फलों के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको पोमोलॉजी। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, विद्युत चुंबक जो होता है उसको बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका मृदु लोहा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। और याद रखिएगा जो भी विद्युत चुंबकीय बनते हैं ये टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं, ठीक है, अस्थायी होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक आप ऑफ करोगे उसका मैग्नेटिज्म खत्म। तो ये भी चीज याद रखिएगा, जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके टेम्पोररी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। और आयरन का बात चला है तो याद रखिएगा आयरन के जितने भी मैंने आपको आयस्क बताए थे, मैंने आपको क्या बताया था, हेमाटाइट, ठीक है, Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, और मैंने एक चीज और बताया था सीडराइट। और मैंने बताया था कि जंग का फॉर्मूला आपको पूछा गया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जंग का फॉर्मूला आपको ESI में पूछा गया था, तो मैंने क्या बताया था, Fe2O3.XH2O, मतलब जो आपका हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है वही जंग का फॉर्मूला होता है, बट उसमें वाटर मॉलिक्यूल आपको लगा देना है .XH2O, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ऊपर आते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे आते हैं। हर दिन ट्राई करेंगे कि 100 एटलीस्ट क्वेश्चंस कर लें, ताकि आपका 100 से ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए मस्तिष्क और जो मेरुरंज होता है, दैट मींस जो स्पाइनल कोड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो ये क्यों हो जाता है, तो जो जैसे कि हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के ऊपर जो एक झिल्ली होता है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है आपका मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस क्या बीमारी है, तो जब आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा किसमें, आपका ब्रेन का जो ऊपर वाला झिल्ली जो होता है, ठीक है, उसमें या आपका स्पाइनल कॉर्ड में, तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा हमारा पूरा खोपड़ी में कितना हड्डी है, तो याद रखिएगा टोटल 29 हड्डी होता है, इंक्लूडिंग आपका हायोड बोन। ठीक है, और अगर मैं बोलूं मेरुरंज में कितने हड्डी होते हैं, बोन्स होते हैं, तो 33 हड्डी होते हैं। और पसलियों में कितने हड्डी होते हैं, तो आपके 24 होते हैं। अगर पैर में बोला जाए तो 22। फिर से बोल रहा हूं, पूरा खोपड़ी में अगर बोला जाए कितने हड्डी होते हैं, जल्दी बोलो, 29। ठीक है, फेस में कितने होते हैं, 14 हड्डी होते हैं। कपल में कितने हड्डी होते हैं, 8 हड्डी होते हैं। ठीक है, एक कान में 3 हड्डी, ये कान में 3 हड्डी, तो 6 हड्डी। और आपका एक हायोड बोन होता है जो सबको मिला मतलब कनेक्टेड होता है, तो वो हो गया आपका 29 हड्डी। 33 हड्डी कहां, मेरुरंज में। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, पसलियों में कितना हड्डी, तो 24। और टोटल बॉडी में कितना हड्डी, 206 हड्डी। ठीक है, याद रहेगा। और अगर वही बेबी हो, बच्चा हो, तो अराउंड 300 हड्डी होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए ये याद रखना है। उसके बाद द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए द्रव्यमान का मतलब होता है आपका क्या, द्रव्यमान आपको मास का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा जो मास जो हमेशा लिखा जाता है वो केजी में लिखा जाता है। ठीक है,
केजी में। बट यही मास में अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी, ठीक है, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो m इंटू जी मतलब मास इंटू जी, मास मतलब द्रव्यमान, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षी तो त्वरण जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका m इंटू जी। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका वेट, ये हो जाता है आपका भार, और इसका जो यूनिट होता है ये होता है न्यूटन। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, यही चीज क्लियर नहीं रहता है। देखिए मास क्या है, मास मतलब द्रव्यमान, जितना हमारे अंदर क्या है आपका मैटर बसा हुआ, मैटर है जितने हमारे बॉडी के अंदर। तो मास अगर बोले तो क्या होता है, मास का द्रव्यमान का आपका क्या होता है यूनिट, तो केजी होता है, ठीक है। बट जब उसको हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी से मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी स्मॉल जी जो होता है, ठीक है, तब आपको क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, वो वेट बन जाएगा, भार बन जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, और भार का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। प्लीज ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत जगह आपको ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पौधों और जीवों के, ठीक है, स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, डायरेक्टली याद रखोगे बायोजियोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो कि क्षेत्रफल एक राशि, एक होता है अदिश राशि और एक होता है आपका सदिश राशि। अदिश राशि मतलब क्या होता है आपका, अदिश मतलब होता है आपका ऐसे क्वांटिटी जिसमें क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें कि डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और जो आपका अदिश हो गया, एक होता है सदिश राशि, ठीक है, जिसमें कि आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी दिया होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, जिसको हम लोग, इसको अदिश को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जो सदिश राशि होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ याद रखना, आपका प्रेशर बोले, एनर्जी बोले, पावर बोले, ठीक है, ये जितने भी हैं याद रखिए, प्रेशर एनर्जी पावर ये सब क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है। बट आपको अगर पूछा जाए कि टॉर्क, टॉर्क ये पूछा गया था, ठीक है, बीपीएससी में, कि टॉर्क अगर क्या है तो याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, ठीक है, याद रहेगा। और एरिया जो होता है आपको पता है, एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या है अदिश राशि, ठीक है। बट एक पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं फिर से बता देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है आपका टेंसर क्वांटिटी, याद रखना, वो दोनों का मिक्सचर होता है, सिंपल याद रखना टेंसर क्वांटिटी, ना वो अदिश होता है ना वो सदिश होता है, वो क्या होता है आपका टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। बस इतना याद रखो, इसके लिए यहाँ के लिए काफी है। चलिए ऊपर आते हैं हम लोग। अब यहां देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये पूछा गया है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये आप सोलर सिस्टम सब आपने देखा होगा, ठीक है, बचपन से देखते हो। अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्या से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, जितना कवर हो सकता है 1 से 2 मिनट में, जल्दी से रैपिड फायर, ठीक है। सबसे पहले जो आपका सन है, सन में एनर्जी कैसे बनता है, कैसे एनर्जी निकलता है, तो याद रखिएगा संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब संलयन के द्वारा आपको निकलता है, ठीक है। इसके द्वारा निकलता है आपका संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं आपके हेलियम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो सन में एनर्जी बनता है वो कैसे बनता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हेलियम बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि जो अर्थ का सबसे सामने वाला स्टार कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे सामने अगर कोई स्टार है अर्थ का, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लोग इसमें भी कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो जो अर्थ का सबसे सामने वाला स्टार है वो है आपका कौन, आपका सन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको कॉमेट्स, ठीक है, कॉमेट्स जो होते हैं, धूमकेतु जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, धूमकेतु, तो धूमकेतु का जो पूंछ होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो याद रखिएगा जो धूमकेतु का जो पूंछ होता है, धूमकेतु मतलब होता है कॉमेट, ठीक है। पहला क्वेश्चन को ये पूछा गया कि धूमकेतु का जो पूंछ होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो याद रखिएगा ये जो सन है, सूर्य है, उससे दूर मतलब दूर बनाए रखता है, उसका पूंछ जो होता है दूर दूर होता है, मतलब अगेंस्ट जाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि धूमकेतु का पूंछ कहां होता है, तो इससे दूर जा रहा होता है, इस तरीके से याद रखना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो धूमकेतु इससे दूर क्यों जाता है, तो याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। आपने पढ़ा होगा, एक होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है,
केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये सब पढ़े हो ना। तो एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल के ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो आपका ये धूमकेतु होता है या कॉमेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो उसका पूछ दूर होता है किससे, आपका सन से। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मार्करी में। याद रखिएगा मार्करी सबसे छोटा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सबसे ये नजदीक है, और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मार्करी है कितना टाइम लेता है परिक्रमण करने के लिए, मतलब पूरा अर्थ को चारों चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेता है, तो 88 डेज लेता है, ठीक है, मार्करी से। वेनस पे आते हैं, सबसे याद रखना सबसे गर्म अगर ग्रह बोले तो याद रखना मार्करी नहीं है, सबसे ज्यादा जो गर्म है वो है आपका वेनस। याद रखिएगा इसको ही क्या बोला जाता है, सुबह का तारा और शाम का तारा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धरती का बहन किसको बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, वेनस को बोला जाता है, ठीक है। और ये सबसे चमकीला ग्रह अगर आपको पूछे तो वो कौन सा है, आपका वेनस है। तो वेनस से सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है, सुबह का तारा, शाम का तारा इसको बोला जाता है, और धरती का बहन भी आपको वेनस को बोला जाता है। उसके बाद अर्थ पे हम लोग आते हैं। याद रखिएगा पूछा गया था कि साइज वाइज जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो साइज है, ठीक है, कितने नंबर पे आता है साइज वाइज, तो सबसे बड़ा आपको पता होगा वो जुपिटर है, बट अगर अर्थ का बात करें तो 5वें नंबर पे आता है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5वें नंबर पे आता है, ये आप समझ गए। उसके बाद याद रखिएगा इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है, क्या ब्लू प्लेनेट, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इसका आपका वाटर से ये किया हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है, तो ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ये भी चीज आपको याद रखोगे। और ये 5th नंबर पे आता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। एक चीज याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर पूछे कि अर्थ का सबसे सामने वाला स्टार कौन सा है, तो क्या बोलोगे, सबसे सामने वाला जो स्टार है वो है आपका सन, ठीक है। बट अगर आपको पूछे कि जो अर्थ का, ठीक है, दूसरा सबसे सामने वाला स्टार कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और मार्स पे हम लोग आते हैं फिर से। मार्स पे याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है पूरे जितना भी सोलर सिस्टम है, अर्थ है, वेनस, जितना भी प्लेनेट देख रहा है, इस पे एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी है माउंट ओलंपस। तो ये माउंट ओलंपस कहां है, तो आपको याद रखना है वो है आपका मार्स में। तो पूछेगा सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट ओलंपस कहां है, तो आपको याद रखना है मार्स में, ठीक है। जल्दी से जुपिटर देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा गया था, पता है क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, जो आपका ये जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये जो सोलर सिस्टम आप देख रहे हो, इसमें वैक्यूम क्लीनर किसको बोला जाता है, तो वैक्यूम क्लीनर जो बोला जाता है सोलर सिस्टम को, जुपिटर को बोला जाता है। ये बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। और याद रखिएगा इसका एक जो उपग्रह बोला जाता है कि कौन सा, गैनामाइट। गैनामाइट याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा गैनामाइट। तो गैनामाइट जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, वो किसका सैटेलाइट है, तो आपको याद रखना है वो है आपका जुपिटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड्स जिसको बोलते हो, ये किसके बीच होता है, तो याद रखिएगा मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होता है, आपका एस्टेरॉइड्स होता है। और अगर पूछे कि सबसे ज्यादा उपग्रह अभी किसका है, तो वो है आपका सैटर्न का, ठीक है। इतना अभी करते हैं, नहीं तो ज्यादा फिर हो जाएगा, बट याद रखिएगा इतना चीज, ठीक है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, आप समझ गए यहां तक, जुपिटर सब मैंने समझा दिया, जितने भी क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बट हर दिन करेंगे, क्योंकि हर दिन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना डेली अगर करोगे उतना ज्यादा जो टॉपर की लिस्ट में आने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है आपका ऑस्टियोलॉजी। 2-3 चीज मैंने आपको बताया था। पहला मैंने बताया था अगर माउंटेन का स्टडी को किया जाता है, माउंटेन जो पर्वत की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोलॉजी बोलते हैं, OROLOGY। एक चीज मैंने आपको और समझाया था, ड्रीम जो सपना देखते हैं उसका स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ये है आपका ओरोलॉजी। और वो क्या था, ओनियोरोलॉजी। क्या, ओनियोरोलॉजी। और ये क्या है आपका माउंटेन वाला ओरोलॉजी। एक स्टडी और पूछता है कैकोलॉजी, CACOLOGY। मान लीजिए कोई गर्ल है, ठीक है, बहुत ही सुंदर गर्ल है, आप उसको देख रहे हो, ठीक है, तो उसने आपसे पूछा
क्या पूछा, मुझे क्यों देख रहे हो, डेफिनेटली सिविल आर्ट्स, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मैं कैकोलॉजी कर रहा हूं। कैकोलॉजी मतलब क्या, कैकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी। मतलब अगर आप किसी सुंदर चीज के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई मोनूमेंट्स हो सकता है, जैसे ताजमहल है, ठीक है, तो क्या होता है आपका कैकोलॉजी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता को स्टडी को हम लोग कैकोलॉजी बोलते हैं। ओरोलॉजी किसको बोलते हैं, तो ओरोलॉजी हम लोग बोलते हैं किसको, माउंटेन के स्टडी को। और ओनियोरोलॉजी किसको बोलते हैं, तो हम लोग ड्रीम के स्टडी को। थोड़ा जो यूनिक है बस उस पर मैं थोड़ा बता दिया जो पूछा गया, ठीक है। प्रोटीन का सबसे अधिक, ठीक है, समृद्ध स्रोत कौन सा है। प्रोटीन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा सोयाबीन जो होता है और मशरूम जो होता है ये बहुत अच्छा स्रोत होता है किसका, आपका प्रोटीन का। प्रोटीन से पहला क्वेश्चन लिखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा उसमें ऑप्शन में दिया होगा कि प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन का बनने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। और अगर मैं नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन का किसने डिस्कवर किया था, तो याद रखोगे रदरफोर्ड, किसने किया था, रदरफोर्ड, ठीक है। तो प्रोटीन से पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था अगर आपको याद हो कि जो प्लांट होते हैं वो नीचे से, ठीक है, नाइट्रेट्स लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके सॉइल से उन्होंने नाइट्रेट्स उठाया, ठीक है, और उसको क्या में फिर फर्दर कन्वर्ट कर देते, तो याद रखिएगा वो प्रोटीन में ही कन्वर्ट कर देते, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, आपको याद रखना है राइबोसोम को बोला जाता है। और राइबोसोम से मैंने आपको क्या समझाया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यूनिवर्सल कोशिकांग है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल से। क्यों, क्योंकि ये प्लांट में भी मिलता है राइबोसोम और आपका एनिमल में भी मिलता है। और प्लस मैंने ये भी समझाया था कि सबसे छोटा कोशिकांग अगर आपको पूछेगा तो वो भी आपका राइबोसोम ही होगा। ये भी चीज आपको याद रखने के लिए हमने आपको कहा था, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में फिर से अगर हम लोग प्रोटीन का अगर हम लोग बात करें, अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे, ठीक है, अगर बॉडी में सही मात्रा में नहीं लोगे तो दो बीमारी का आपको नाम याद रखना, एक है आपका मेरस्मस और दूसरा है आपका क्वासिरकोड। लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, आपको सुनना है और अपने शब्दों में लिखना है। मेरस्मस मरमस कुछ भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरस्मस और क्वासिरकोड, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा यहां लिखा है मशरूम, ठीक है, मशरूम याद रखिएगा क्या है, एक फंगस है। मशरूम का मैंने फंगस का क्या क्या मैंने बताया था, फंगस के स्टडी को, फंगी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग माइकोलॉजी। फंगी में क्या क्या आता है याद रखना, मशरूम आता है जिसको आप लोग खाते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ईस्ट, ईस्ट मैंने बताया था जो आपको दारू बनाने के लिए काम में आता है, फर्मेंटेशन में काम आता है। ये भी चीज मैंने आपको बताया था कि जो जो मशरूम है, ये मशरूम जो है आपका फंगी है, ईस्ट हो गया। ईस्ट क्या क्या यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन में, दारू बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है आपका फंगी है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। फंगी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकते, मैंने कल ही बताया था। जो ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है, वो क्या होती है, आपका मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल में भी आपका कौन सा, अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। तो ये पहला तो ये याद रखोगे कि एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है, मैकेनिकल यांत्रिक तरंग होता है, ठीक है। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि ये निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। बट याद रखिएगा जो लाइट है, प्रकाश तरंग जो होते हैं वो निर्वात में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका लाइट तरंग होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखोगे ये। प्लस अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि जो लाइट, जो आपका साउंड वेव है, ठीक है, साउंड वेव क्या प्रेशर पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा अगर प्रेशर कम ज्यादा करोगे साउंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, अगर टेम्परेचर अगर आप अप डाउन करते हो, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो स्पीड ऑफ साउंड जो है एटमोस्फेयर में, वातावरण में, वो ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स स्पीड जो है साउंड का टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर दाब पे डिपेंड नहीं करती। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद है, अगर आप पढ़ते हो तो आपने दिमाग में आया होगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो किस में ज्यादा होगा, ठीक है। नम मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में, नम मतलब नम एयर समझ रहे हो ना, जब एयर में क्या है आपका वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी है, मतलब हवा में पानी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका नम है, मतलब वेट है, वेट एयर है मतलब, ठीक है। और एक है आपका सूखा एयर, तो किस में ज्यादा होगा, तो याद रखना जो आपका नम होता है, जिस वातावरण में पानी ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा होगा। दैट मीन्स वेट एयर, ठीक है, भीगा हुआ जो हवा है उसमें आपका इसका स्पीड ज्यादा होता है, सूखा में नहीं होता है। ये प्लीज अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसे समझ में आया।
बाकी मैंने आपको समझा दिया। इसका जो स्पीड होता है कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड, किसमें, आपका एयर में। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहां आते हैं अंतरिक्ष में। ये देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष लगता है कैसा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा काला दिखाई देता है। क्यों क्यों काला दिखाई देता है, ये अगर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्यों क्यों वहां वातावरण नहीं। ठीक है, देखो वो इसलिए क्योंकि वहां जी का जो वैल्यू होता है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वहां जी का वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। मान लो कि आप मून पे जाते हो तो मून पे भी आपको अंधेरा दिखेगा, ऐसा नहीं कि अर्थ का जैसा बहुत ही सनलाइट दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां भी जी का वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए क्या होता है कि लाइट ज्यादा देर रह नहीं पाता है, ट्रैप होके उड़ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में क्या होता है, काला दिखाई देता है। और मैंने क्या बताया था कल, एक क्वेश्चन आपको करवाया था, जल्दी कमेंट करो कि स्पेस एल्गी किसको बोला जाता है। ठीक है, स्पेस एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, स्पेस एल्गी किसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना स्पाइगनोमीटर। ठीक है, क्या, स्पाइगनोमीटर जो है आपको याद है। अब पहला क्वेश्चन तो आप ये समझ गए, सबसे पहला क्वेश्चन आपने समझा कि रक्त दाब को नापने के लिए स्पाइगनोमीटर यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो क्या याद रखोगे, ठीक है, जो रक्त मतलब जो आपका रक्तदाब मतलब जो ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है, वो कौन सा वाला, क्या सीरा पे नापते हैं या धमनी पे नापते हैं या बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है धमनी मतलब आर्टरीज पे नापते हैं। ठीक है, आर्टरीज पे नापते हैं। ठीक है, आर्टरीज पे नापते हैं, धमनी पे नापते हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, अगर ब्लड प्रेशर को, ठीक है, मेंटेन रखना है तो उसके लिए कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये होता है आपका सोडियम। वही अगर मैं चौथा क्वेश्चन यहां लिख दूं, अगर मैं पूछूं कि जो हमारा हार्ट सही तरीके से चला है, ठीक है, जो कार्डियोवैस्कुलर जो भी डिजीज होता है वो ना हो, उसके लिए कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा लेना है बॉडी में, तो वो है आपका पोटासियम, जिसको हम लोग के से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है पोटासियम से भी। पोटासियम सबसे रिएक्टिव तत्व होता है। पोटासियम और सोडियम को हम लोग किरासन में रखते हैं, उस पर नहीं जाएंगे, वो बीच बीच में कब आएगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पर जो अभी ये इस पे करते हैं, तो याद रखना स्पाइगनोमीटर हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मेजर करना मतलब क्या, आपका आर्टरीज पे, ठीक है, धमनी पे ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है वो नापना होता है। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर होता है तो कितना होता है 120/80, सिस्टोल बाय डायस्टोल इसको बोला जाता है, सिस्टोल बाय डायस्टोल। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना, पोटासियम हार्ट के लिए, सोडियम आपका ब्लड प्रेशर के लिए। और ब्लड प्रेशर को बेसिकली कंट्रोल कौन करता है, कौन सा आपका ग्लैंड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका एड्रेलिन ग्लैंड, ठीक है, जो एड्रेलिन हार्मोन रिलीज करती है, वो भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियन किसकी इकाई होती है, सबको पता है रेडियन अगर बोले तो ये आपका प्लेन एंगल का मतलब कोण का। ठीक है, और स्टे रेडियन में अगर बोले तो ठोस कोण का, ये सिर्फ कोण है और ठोस कोण होगा तो स्टे रेडियन। तो कोण अगर बोले तो रेडियन और ठोस कोण बोले तो आपका स्टे रेडियन। दैट मीन ठोस कोण मतलब आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ज्योति तीव्र जो होता है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो कैंडेला होता है। ये चीज ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं टेम्परेचर का बोलूं तो याद रखना ऐसा यूनिट जो होता है टेम्परेचर का, वो होता है आपका क्या, केल्विन होता है। क्या होता है आपका, केल्विन होता है, ये भी याद रखो। और केल्विन स्केल ये भी पूछा गया था, कौन सा स्केल कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो भी है आपका केल्विन स्केल, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, खून की कमी को कहा जाता है, ये चीज तो मैंने बहुत बार 10-20 क्वेश्चन यहाँ फॉर्म होते हैं। खून का कमी होना मतलब क्या होना, जल्दी से एक बार मेरे साथ बोलते हुए चलोगे। खून का कमी होना मतलब क्या, आपका आरबीसी का कमी हो गया। आरबीसी का कमी हो गया मतलब क्या, आपका हेमोग्लोबिन का कमी हो गया। ठीक है, और हेमोग्लोबिन का अगर आपका कमी हो गया तो आपको कौन सा विटामिन लेना पड़ेगा, तो आपको मैंने बताया था आपको लेना पड़ेगा विटामिन B12। तो अगर मैं बोलूं कि खून का कमी हो गया मतलब क्या, कौन सा बीमारी हो गया, आपका एनीमिया हो गया। खून का कमी हो गया मतलब क्या, आपका हेमोग्लोबिन घट गया। खून का कमी हो गया मतलब आपका आरबीसी घट गया। और मान लीजिए कि खून का बढ़ोतरी अगर बोलूं मतलब कौन सा, मतलब आपका हेमोग्लोबिन बहुत बढ़ गया, आरबीसी का लेवल बहुत बढ़ गया, तो आपको पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। तो अगर घट गया आपका आरबीसी तो आपका एनीमिया हो जाएगा, और बढ़ गया तो पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। तो एनीमिया अगर आपको हो जाता है तो बॉडी में किस चीज का कमी हो जाएगा,
आयरन की कमी हो जाएगा। क्यों आयरन की कमी हो जाएगा? क्योंकि आपका जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है। पढ़ना ऐसे ही होगा, दरोगा निकालना है कि नहीं निकालना है ना, तो सबसे बेहतर करना है ना, तो सबसे बेहतर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ लो। और जिस तरीके से कंसेप्ट वाला वीडियोस दे रहा हूं, जो हमसे जुड़े हुए कंसेप्ट वाला वीडियोस पढ़ना है, उसके बाद इस तरीके से साइंस के क्वेश्चंस करने। ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद कहते हैं हम लोग भारी जल। ठीक है, भारी जल का अगर हम लोग बात करें तो भारी जल जो होता है ये होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है आपका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो याद रखना कि भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड से आपको याद रखना है, इसका दो यूजेस सबसे बड़ा यूजेस है। ठीक है, सबसे पहले याद करो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो साइड में मैंने लिख दिया, ऐसे नहीं लिख दिया। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन कि D2O का डिस्कवर्ड किसने किया था। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या आपको भारी जल, हैवी वाटर, यूरे, UREY, यही नाम आपको याद रखना है। यूरे ने क्या किया था? D2O का डिस्कवर किया था। दूसरा आपको याद रखना है, ये आपको मंदक के रूप में यूज होता है, मॉडरेटर जिसको बोलते हैं, एज वेल एज ये शीतलक के रूप में भी यूज होता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा मंदक एज वेल एज शीतलक के रूप में यूज होता है। इसका डिस्कवर यूरे ने किया था। और अगर मैं भारी जल बोलूं तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए यहां आते हैं हम लोग। अब नीचे से ऊपर जाएंगे क्या? अब देखो, कल मैंने आपको करवाया था जो ध्वनि होता है। ठीक है, ध्वनि का तीव्रता जो नापा जाता है वो नापा जाता है आपका डेसिबल में। ठीक है, तो अगर 70 से ज्यादा डेसिबल हो जाएगा, ये चीज मैंने आपको कल करवाया था, 70 से अगर ज्यादा डेसिबल हो गया तो क्या हो जाएगा? उसको गिना जाता है शोरगुल में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन याद रखोगे। अगर नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है, जैसे मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली हमसे आप बात करें, तो कितना डेसिबल तक परमिसिबल है? तो 60 डीबी तक जो साउंड होता है, मतलब 60 डीबी में अगर कर रहे हो इसके एवरेज में, ठीक है, तो आपका वो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। और एक होता है विस्पर, मतलब बोलते हैं खुसफुस करना उसके कान में जाके, तो उसका कितना होता है? तो ये रखिएगा आपका 80 डीबी। और अगर मैं पूछूं कितना से ज्यादा अगर मैं कान में आपको सुना दूं तो आप पागल हो जाओगे, तो याद रखिए 80 डीबी से अगर ज्यादा मैं अगर आपके कान में डालने लग गया, क्योंकि आपका 70 से ज्यादा ही नॉइज में आ जाता है, 80 डीबी से अगर ज्यादा मैंने आपके कान में डाला तो आप पागल हो जाओगे, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, जो भी चीज मैंने यहाँ बताया। उसके बाद यहाँ है कि ठोस कोण के मैंने बता दिया, ठोस कोण का जो इकाई होता है, सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, सोने का अपेक्षित घन होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नोट करके स्पेशली नोट बनाने, क्योंकि इस टाइप के डाटास आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सोने का जो अपेक्षित घनत्व होता है, मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, वो कितना होता है? 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन याद रखोगे सोना से, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79 होता है। इसको क्या से डिनोट किया जाता है? तो AU से डिनोट किया जाता है, और इसको ही हम लोग ओरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरम। ठीक है, अब याद रखिएगा शुद्ध सोना जो कितना होता है हमारा, वो होता है आपका 24 कैरेट का। बट जो सोना हम लोग यूज करते हैं वो कितना सोना होता है? उसमें 18 कैरेट होता है। कुछ अमाउंट में कॉपर मिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको मजबूती बढ़ाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन, इसका आपका रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षित घनत्व कितना है? 19.30। ठीक है, उसके बाद प्योर सोना जो होता है वो कितना कैरेट का होता है? तो आपको याद रखना है 24 कैरेट का होता है। तीसरा क्वेश्चन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 79। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरम। ठीक है, और याद रखिएगा सोना भी जो है एक फ्री स्टेट में पाया जाता है, मुक्त स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, प्लस एक चीज और याद रखिएगा, इसका डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, पूछे कौन सा धातु है जिसका सबसे ज्यादा डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी? ये चीज मैं समझा चुका हूं, डक्टिलिटी क्या होता है और मेलेबिलिटी फिर से बता देता हूं। डक्टिलिटी मतलब जितना लंबा वायर के फॉर्म में कितना पतला लंबा वायर बना सकते हो, तो सबसे ज्यादा पतला बनाया जा सकता है इससे। और मेलेबिलिटी मतलब कितना थूर के, ठीक है, रोटी का जिसे हम पतला से पतला बना सकते हैं, तो वो भी है आपका ये। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, अगर आपने पेपर देखा होगा, सिल्वरनाइट। सिल्वरनाइट किसका अयस्क है? मैं बार बार ये चीजें आपको बोल रहा हूं। ठीक है, सिल्वरनाइट सिल्वरनाइट। ठीक है, याद रखिएगा सिल्वरनाइट जो अयस्क है वो है आपका सोना का, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको सिल्वर मार्क के आएंगे। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी, यही चीज समझाया था। देखो ये क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी
पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पे कितना होगा? अगर यही 600 ठीक है केजी में लिख दूं तो याद रखिएगा 600 केजी अगर यहाँ है तो मून पे भी 600 केजी ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या आपका मास है। पर अगर भार अगर मैं बोलूं इसी में अगर मैं जी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूं, जी का वैल्यू मतलब 9.8 में इस पे 10 ले सकता हूं ना, ठीक है, थोड़ा समझ के। तो अगर 600 हो तो कितना हो जाएगा? 6000 न्यूटन हो जाएगा। तो 6000 न्यूटन अगर यहाँ है तो वहां जाओगे भी तो आपका कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून पे क्या होता है, जितना भी यहाँ जी है गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू है वो मून पे 1/6 भाग उसका हो जाता है। तो अगर यहाँ 600 न्यूटन है तो आप जब मून पे जाओगे तो कितना हो जाएगा उसका? 1/6 हो जाएगा। तो सिंपल है, 100 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर आए, डायनामो का जो आर्मेचर बना होता है किससे बना होता है? तो आपको याद रखना है इस्पात से बना होता है। और याद रखिएगा डायनामो क्या होता है आपका, ठीक है, ये होता है, आप सिंपली वर्ड में बोलूं तो एक जनरेटर भी मार सकते हो, जो क्या करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना मतलब आपको यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए यहाँ आइए, यहां पूछा गया, अगर नीचे से थोड़ा इसको नीचे ही कर लेते ना। ओ शिट, क्या हो गया? सबसे बेटर इसको छोटा करो, फिर से इसको आई थिंक बड़ा कर दो, बात खत्म, ठीक है। चलिए इसके बाद विटामिन जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है, मैंने आपको बताया बहुत बार, वो होता है आपका विटामिन ए। क्या होता है आपका? विटामिन ए जो होता है आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भाग रहे पता नहीं इसको क्या हो, ठीक है। विटामिन ए क्या होता है? आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आपको याद रखना है विटामिन ए का जो आपका केमिकल नेम होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है आपका रेटिनॉल। क्या होता है? आपका रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए का आपका केमिकल, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें मिलता है? तो आपको कैरोट में मिलता है, याद रखिएगा। अगर विटामिन आप सही मात्रा में नहीं लेते हो तो दो बीमारी आपको होगा, एक होगा आपका रतौंधी प्लस आपको एक होगा जेरोथेलेमिया। जेरोथेलेमिया क्या होता है? आंख जो होता है वो आपका सूख जाता है, ठीक है, इतना याद रखोगे। प्लस एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो सुनहरा चावल होता है, जो गोल्डन राइस होता है, वो किस चीज के लिए, किस विटामिन उसमें सबसे ज्यादा होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन ए। आंखों के बारे में मैंने बहुत चीज आपको करवाया। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आंख आपका खराब होगा तो कहां जाओगे? आपका ऑप्टोमोलॉजिस्ट, जो आंख का डॉक्टर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टोमोलॉजिस्ट। अगर आपको आंख बोलते हैं आंख दान करना है, मतलब क्या पार्ट आंख का दान करते हो? कोर्निया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो पारदर्शी भाग मतलब ट्रांसपेरेंट भाग है, जो आपका आंख का सबसे आगे है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको भी कोर्निया बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जब आपका आंख में धूल चला जाता है तो आंख का लाल हो जाता है, तो आंख का कौन सा वाला पार्ट लाल हो जाता है? तो कंजक्टिविटा। कंजक्टिविटा, 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 आप वर्ड समझ लेना, कंजक्टिविटा, ठीक है। उसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि जो धरती पे जो आंख पे आपका जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? तो आपको याद रखना वास्तविक और उल्टा बनता है। और कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं हमारे आंख में, मतलब कौन सा लेंस भगवान ने दिया है? तो यह है आपका कॉन्वेक्स लेंस, मतलब अवतल नहीं उत्तल लेंस, याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो मतलब जो हमारा आंख है उसका कौन सा भाग, जो एक कैमरा होता है उसका फिल्म की तरह काम करता है? तो याद रखिए जो रेटिना जो होता है जिसपे हमारा इमेज बनता है, छवि बनता है, वो हमारा एज ए फिल्म काम करता है। बहुत सारे चीज मैंने यहाँ बता दिया आपको। कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 जो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और अभी मैंने आपको समझाया था विटामिन B12 क्यों इंपॉर्टेंट है, एनीमिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विटामिन B12 जो है इसमें कौन सा आपका धातु होता है? तो याद रखिएगा इसमें होता है आपका कोबाल्ट धातु होता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? तो साइनोकोबालामाइन, ठीक है, साइनोकोबालामाइन इसका आपका क्या है? आपका नेम है। कौन सा नेम है इसका? इसका केमिकल नेम है। और अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं कि अगर आप ये अगर B2 का कमी हो जाता है, ठीक है, B2 का कमी हो जाता है तो माना जाता है कि जो एनीमिया है, एनीमिया बीमारी है, ठीक है, उसमें कौन सा सहायक विटामिन होता है? तो B12 होता है, याद रखिएगा ये भी चीज मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है।
आवेश की मात्रा का ये क्या है, ये चीज आप अच्छे से याद रखना जो मैं समझाता हूं। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। आवेश मतलब होता है चार्ज, आई मतलब होता है आपका करंट, आई को हम लोग लिखते हैं Q बाई टी। तो सबसे पहले याद रखना है जो आई जो होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, ध्यान से इस पे क्वेश्चन बनेगा। आई जो होता है आपका करंट, Q जो होता है आपका चार्ज, और T जो होता है आपका सेकंड, ठीक है। तो आई जो होता है वो एम्पेयर, मतलब करंट एम्पेयर में नापते हैं। C जो होता है ये आपका चार्ज, उसको हम लोग कूलम में बोलते हैं, ठीक है। कूलम याद रखना, क्या लिखा मैंने, कूलम, कूलम साहब। तो कूलम में इसका यूनिट कूलम होता है। टी जो होता है यहाँ हमेशा सेकंड में होता है। तो फॉर्मूला ये वाला याद रखना, यहां से क्वेश्चन। तो अगर मैं पूछूं क्यू का जो यूनिट क्या होगा, एक तो कूलम होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है एम्पियर सेकंड। और अगर मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, याद रखेगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मुझे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करना है तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा, वो ये फॉर्मूला से आ जाएगा, कभी मैं दिखा दूंगा। बट अभी आपको बस इतना याद रखना, अगर 1 एम्पियर करंट मुझे फ्लो कराना है तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन पास करवाना होगा, तो आपको याद रखना है कितना, 6.25, ठीक है, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मुझे पास करवाना होगा 1 एम्पियर करंट के लिए, ठीक है। इतना याद रखोगे। चलिए, डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, सबसे पहले डायनामाइट का डिस्कवर किसने किया था, एल्फ्रेड नोबल ने, जिनके वसीयत पे नोबल अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखिएगा जो ये एक डायनामाइट ये इसमें क्या होता है, तो इसमें नाइट्रोग्लाइसरीन होता है, ये वर्ड यूज करिए। और सिंपल भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है, उसमें कौन सा ब्लास्टिंग वाली चीजों में क्या यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोग्लाइसरीन किया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, मैंने बहुत बार करवा दिया, आयरन पूरा हिस्ट्री मैंने बता दिया। याद रखिएगा, एनीमिया का कमी हो जाना मतलब क्या, आपका हेमोग्लोबिन का कमी हो जाना। एनीमिया मतलब क्या, आपका आयरन का कमी हो जाना। आयरन किस में होता है, हेमोग्लोबिन में होता है। और हेमोग्लोबिन बेसिकली द पार्ट ऑफ आरबीसी आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर आयरन की कमी है तो कौन सा सब्जी खाओगे, पालक खाओगे। पालक मतलब स्पिनिच, और उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। सब याद करना, ठीक है, ऐसा नहीं आगे पढ़ा रहा हूं पीछे आप भूल रहे हो, ठीक है। अब यहां आ जाए, नींबू में पाया जाने वाला, आपको सबको पता है नींबू में कौन सा पाया जाता है, तो आपका साइट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फल है उसमें साइट्रिक एसिड। नींबू का पीएच पूछा जाता है, ये वाला पीएच आपको याद रखना है, सिंपल एग्जाम के पर्पज से। 2-4 नींबू लटकाला अपन चोटी में, ठीक है, तो 2-4 नींबू, तो 2.4 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 2.4। आप कैसे याद रखोगे, हमेशा ही भूल जाते हो। तो 2-4 ट्राई टू लाइक मेमोराइज थिंग विथ सम फनी टिक, ओके, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो 2.4, 2-4 नींबू, ठीक है, नींबू, ठीक है, 2-4 नींबू, तो याद रखना 2-4 नींबू, तो 2.4 जो इसका पीएच है, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है, इसमें एक रोग होता है जो हमेशा पूछा जाता है कि डायबैक रोग, ये भी मैंने आपको ट्रिक से याद कराया कि डायबैक रोग जो है आपको होता है, ठीक है, किसमें होता है, तो नींबू में होता है, ठीक है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, ठीक है, घटक है, सबसे ज्यादा क्या होता है वायुमंडल में, तो होता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। अगर मैं पूछूं कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो अच्छे अमाउंट में आपका पाया जाता है, तो याद रखिएगा आर्गन जो है 0.93 पूछा जाता है, ठीक है। आर्गन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा अक्रिय गैस है जो आपको वायुमंडल में पाया जाता है। बट अगर पूछा जाए कि कौन सा अक्रिय गैस है जो नहीं एकदम पाया जाता है, तो रेडॉन। और एक क्वेश्चन मैंने और करवाया था कि कौन सा ऐसा गैस है जिसका वायुमंडल में आपका प्रभाव बढ़ जाता है जब अर्थक्वेक आता है, तो आपको याद रखना है वो भी आपका रेडॉन, ठीक है, याद रहेगा। कौन सा ऐसा क्वेश्चन और पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी जो सेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखिएगा हीलियम एक ऐसा है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जितने भी होते हैं वो 18वां ग्रुप में आता है, आपने पढ़ा होगा 18th ग्रुप। तो 18th ग्रुप में आने वाले जितने भी है सबके बाहर में कितने रहेंगे, सिंपल सी बात है, जब वो 18th ग्रुप में आ रहा है दैट मींस बाहर वाले में कितने रहेंगे, 18th इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बट हीलियम में सिर्फ जो इसके जो बैलेंस सेल में, मतलब बाहर वाला जो सेल में कितना होता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जितने भी अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, जीरो ग्रुप गैस है, उसमें 8 रहते हैं, ठीक है। चलिए, गैसोहोल, ठीक है, गैसोहोल बनता है, आपको याद रखना है, आपको पेट्रोल तथा इथेनॉल को मिलने से। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यहां बात चला है
कि जो आपका हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का जो सबसे बड़ा स्रोत है, हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, तो जब आप निकालते हो, ठीक है, पेट्रोल निकालते हो, उसी समय जो आपका हाइड्रोजन भी निकलता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है कि पेट्रोल एक बहुत बड़ा सोर्स है आपका हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के बारे में मैंने बात बताया था कि फ्यूचर फ्यूल किसको बोला जाता है, तो वो भी हाइड्रोजन को बोला जाता है, ठीक है। अंधापन किस किस विटामिन की कमी से होता है, मैंने बता दिया, विटामिन ए। और यहाँ याद रखिएगा गोल्डन राइस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सुनहरा चावल, ठीक है, जो सुनहरा चावल होता है वो विटामिन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे आते हैं। उसके बाद है आपका कार्बन के दो मुख्य अपरूप, याद रखिएगा, ये है आपका हीरा, ठीक है, और ये है ग्रेफाइट, प्लस आपको याद रखना है यहाँ चारकोल, ठीक है, और फुलरिन, फुलरिन, ये चारों, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल एंड फुलरिन, ये सब जो है अपरूप किसके हैं, आपके कार्बन के। और याद रखिएगा कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये वर्ड यूज कर याद रखना, जिस प्रॉपर्टी के कारण ये लंबा चेन बना सकता है, ठीक है, याद रखना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है, कार्बन करता है, याद रखिएगा। और कार्बन का मात्रा जितना ज्यादा होगा आपका जो कोयला होता है वो उतना अच्छा होता है, इसलिए एंथ्रासाइट जो है सबसे ज्यादा उसमें आपका सबसे अच्छा होता है, आपको माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन का। अब यहाँ आते देखिए, हीरा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था बहुत सारा चीज, ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो और एक चीज बस याद रखना कि ये जो पूछा जाता है कि इसका जो अपरूप है, इसमें कौन सा अपरूप है जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो याद रखिएगा हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, ये तीनों जो है इसके क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मैंने आपको बताया इस बार बहुत बार, ये आपका फीमर, ठीक है, कहाँ होता है, आपका जांग में होता है, ठीक है। और सबसे छोटा हड्डी मैंने आपको क्या बताया था, स्टेपिस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पहला, सबसे बड़ा फीमर, सबसे छोटा स्टेपिस। फिर से मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो टिबिया एंड फेब्यूला है वो कहां पाया जाता है, तो आपका ये पैर में पाया जाता है, ठीक है। फ्लेंजेस कहां पाया जाता है, तो हाथ के उंगलियों में पाया जाता है, ठीक है। रेडिया एंड उल्ना कहां पाया जाता है, तो ये भी हाथ में पाया जाता है। ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा 206 होता है, पर बच्चों में 300 होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कितने ऐसे दांत हैं जो फिर से मतलब 2 बार जन्मते हैं, तो याद रखिएगा 20 ऐसे दांत होते हैं जो हमारे शरीर में 2 बार ये लेते हैं, मतलब एक बार बोलते हैं ना दूध के दांत है, तो फिर से ये जन्मते हैं। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसका ये है, तो आपको याद रखनी है दूरी का, दूरी का क्या है, यूनिट है। अब 2 पॉइंट यहां से याद रखो, सबसे पहले याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, या 9.46 10 टू पावर 12 किलोमीटर। देख लेना मीटर की किलो, अगर मीटर में दिया होगा तो 10 टू पावर 15, अगर किलोमीटर में दिया होगा तो 10 टू पावर 4। उसके बाद ये भी याद रखोगे 1 पैरासेक, पूछेगा कि डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, तो आपको बोलना है पैरासेक जो है सबसे बड़ा यूनिट होता है। और इसका आपको याद रखना है जो इसका 1 पैरासेक होता है 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए ये चीज में आपको करवाया कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने किया था। अब जल्दी से जल्दी बोलो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने। पर नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस खोजा था, कौन सा वाला न्यूक्लियस, एटम का, परमाणु का न्यूक्लियस, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना रदरफोर्ड से याद रखना आपका परमाणु का न्यूक्लियस, इसलिए उनको फादर ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है, ठीक है, केंद्रक के पिता, ठीक है। तो फादर ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड, उन्होंने ही केंद्रक खोजा था परमाणु में, ठीक है। और प्रोटॉन का नामकरण भी रदरफोर्ड ने किया था, पर आपका प्रोटॉन को खोजा किसने था, तो गोल्डस्टीन ने खोजा था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, आपका जेम्स चाडविक ने किया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अल्फा और बीटा रेस का खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है आपका रदरफोर्ड ने ही किया था। और गामा का किसने किया था, विलार्ड, मैंने आपको करवाया तो विलार्ड ने किया था, ठीक है, वो भी चीज आपको याद रखना है। पानी का
अधिकतम घनत्व होता है, ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है, कि 0 से जब 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, याद रखना ये चीज, ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, फिर से 4 से अगर आगे जाएंगे तो उसका घनत्व कमेगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी को रक्षा करती है, आप सबको पता है, ये है आपका ओजोन, ठीक है। अब ओजोन समझ ले, ओजोन से पहला क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जिसका जो गंध होता है जो आपका सड़े हुए अंडे की तरह होता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका ओजोन। ओजोन संरक्षण दे हम लोग कब मनाते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है आपका 16 सितंबर को। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखिएगा और ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ओजोन के संरक्षण से ही रिलेटेड है। प्लस मॉन्ट्रियल कहाँ है आपको याद अगर रहना चाहिए तो कनाडा में, और कब हुआ था ये बैठक, तो आपका 16 सितंबर 1987 में हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण डे। पर ये इफेक्टिव कब से हुआ था, तो 1 जनवरी 19 सिंपल याद है ना 1989 से, मेन डेट ये याद रखो 16 सितंबर 1987, ठीक है। और एक चीज मैं पूछूं कि सन का जो सूर्य है उसको धरती तक आने के लिए कितना सेकंड लगता है, तो 500 सेकंड लगता है, ये भी चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया डायनामो कारण में से पृथ्वी एक। चलिए सो फाइनली मेहनत का अंत हुआ, ये चीज आपका हो गया। अब प्लीज बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे और लॉन्ग हम क्लास ले सकते हैं पर बीएससी की बात करेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट 1 घंटा का क्लास लिया जाए और बेस्ट हो क्लास, ठीक है। पर बेस्ट के लिए क्या होता है कि आप लोगों का सपोर्ट भी जरूरत होता है, तो आप लोग पूरा चीजों को देखें, जब देखोगे नहीं, और मुझे पता है कि इस तरीके का यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस चीज को हम कंटिन्यू रखें और आप बेस्ट प्रोड्यूस करो आप एग्जाम में, तो प्लीज नीचे कमेंट करना और बताना है कि आपको कैसा लगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि सेक्स जो मतलब लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है, तो आपको याद रखना है लिजर्ड जो है, ठीक है, लिजर्ड इसमें क्या होता है आपका गुणसूत्र, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र जो होता है नहीं होता है, आपको याद रखना है। ये चीज मैंने आपको करवाया था। जो अर्थवर्म जो होता है इसमें क्या होता है आपका आरबीसी नहीं होता है, याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अर्थवर्म जो होता है ये क्या होता है आपका एनिलिडा फैमिली से, बार बार बोलता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कैमल से मैंने आपको क्या करवाया था, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कैमल से मैंने आपको क्या करवाया था, इनके ऐसे आरबीसी जो होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका केंद्रक नहीं होता है, बट आपके आरबीसी के जो होते हैं, ठीक है, आरबीसी जो केमल में होता है उसमें केंद्रक होता है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा और मेरे मेहनत को आप एज ए क्वेश्चंस फॉर्म में लोगे और एग्जाम में उसको प्रोड्यूस करोगे। जय हिंद।